हेलो एंड वेलकम टू अननोन साइंस। तो बच्चों आज देखते हैं चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन एंड आंसर। तो उसके लिए आपको स्टार्ट करना पड़ेगा क्वेश्चन एंड आंसर चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है बच्चों, आँखें कहती हैं कि बैठे तू मेरे रूबरू, तुझको देखूँ इबादत करता रहूँ। क्या बात है। इन रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, क्या ये 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, 6 ग्राम एसिटिक एसिड के साथ, 6 ग्राम एसिटिक एसिड। और ये दे रहा है प्रोडक्ट में क्या क्या बन रहा है, 2.2 ग्राम बन रहा है CO2 और 8.2 ग्राम बन रहा है सोडियम एसीटेट। अब ये इनकी अमाउंट भी दे रखी कितनी कितनी है। ये 5.3 ग्राम है, ये है बच्चों 6 ग्राम, और ये जो बन रहा है CO2 2.2 ग्राम, और जो सोडियम एसीटेट बन रहा है वो बन रहा है 8.2 ग्राम प्लस एक चीज़ भूल गए अपन, वाटर। कौन सा टर्म, वाटर, वो कितना है 0.9 ग्राम। अब ये पूछ रहा है सो दैट दीज ऑब्जर्वेशन आर इन एग्रीमेंट विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये पूछ रहा है कि आप इसको रिएक्शन को देख के ये बता सकते हो क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव करती है। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा कि जितना मास रिएक्टेंट का है उतना मास प्रोडक्ट का होना चाहिए। तो देखो 5.3 प्लस 6, इनको कर दो 5.3 प्लस 6, तो ये कितना हो जाएगा 11.3। ये तो हो गया रिएक्टेंट का मास। प्रोडक्ट का 2.2 प्लस 8.2 प्लस 0.9, 2.2 प्लस 8.2 प्लस 0.9, इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये भी आ रहा है 11.3। तो यानी कि जितना रिएक्टेंट का मास है उतना ही प्रोडक्ट का मास है। इससे क्या प्रूव होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे होल्ड कर रहा है, जितना रिएक्टेंट का मास है उतना ही प्रोडक्ट का मास है। अब ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड इन रेशियो 1:8 बाई मास टू फॉर्म वाटर। अच्छा, H2O जो है इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1/8 रेशियो में कंबाइंड होते हैं। देखो कैसे, 2 हाइड्रोजन की 1 एटम का मास 1, तो 2 का 2 हो जाएगा 2 रेशियो ऑक्सीजन का एक एटम का कितना होता है 16, तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 1:8 हो गया। ठीक है। वॉट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड रिक्वायर टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद 3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यदि 3 ग्राम ऑक्सीजन होता तो 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस होती यहाँ पे, तो कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो देखो 1 ग्राम के लिए कितने की रिक्वायरमेंट पड़ती है, 1 की, तो 3 ग्राम के लिए 24 ग्राम की। 3 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, बस आ गया आंसर। 3 ग्राम के लिए 24 ग्राम की जरूरत पड़ेगी रे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। डाल्टन्स लॉ का कौन सा जो पोस्टुलेट है वो ये प्रूव करेगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड करता है। तो एक पोस्टुलेट था, जब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी उस टाइम बताया था वो कि क्या था वो, कि एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। तो एक केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो एटम क्रिएट किए जा सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्टेंट साइड में जितने एटम्स होंगे प्रोडक्ट साइड में भी उतने ही होंगे, उनका मास सेम रहेगा दोनों साइड। तो ये स्टेटमेंट क्या प्रूव करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और इसका एक न्यूमेरिकल भी देख लिया था, फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल इसी पे बेस्ड था। सेकंड नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अभी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कौन सा पोस्टुलेट प्रूव कर रहा है ये, अब ये क्या है कि कौन सा लॉ ये प्रूव करता है, डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो ये पोस्टुलेट कौन सा होगा, ये है कि रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर इक्वल इन गिवन कंपाउंड। किसी भी गिवन कंपाउंड में रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। जैसे H2O में क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन किस रेशियो में कंबाइंड होंगे, हमेशा 1:8 में। CO2 में भी ऐसे निकालोगे तो CO2 में कितने होते हैं, कार्बन का कितना होता है 12, इसका हो जाएगा 32। इनको करो रेशियो, इनका 4 से कर दो, 4 3 या 12, 4 8 है, तो 3:3 में कंबाइंड होते हैं। तो आप कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से भी ले लो, कोई सी भी जगह से कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन इसी रेशियो में कंबाइंड होंगे। यानी कि ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करता है ये वाला पोस्टुलेट। डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है रे बच्चे, अभी तक एटॉमिक मास यूनिट तो निकाल रहे थे, अभी देख रहे थे इनका कार्बन का कितना एटॉमिक मास है 12, ऑक्सीजन कितना है 16, तो 2 ऑक्सीजन है तो 16 × 2 32 हो गया यहाँ पर। ये ऑक्सीजन एटम नहीं, ये ऑक्सीजन क्या है, बताओ O2 क्या होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो एटॉमिक मास यूनिट होती है यूनिट ऑफ मास यूज टू एक्सप्रेस द वेट ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल विच 1 एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। तो कार्बन 12 के एटम के मास का 1/12 पार्ट जो होता है उसी को बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, मास ऑफ 1 कार्बन एटम।
और कार्बन 12 एटम का मास कितना होता है 12, तो 1/12 इंटू 12 यहाँ से आ जाएगा 1, ये 1 एटम का मास यूनिट हो गई। समझ रहे हो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, वाई इज इट नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद द नेक्ड आइज। तो आप चश्मे से डायरेक्ट एटम्स को क्यों नहीं देख सकते? इसके दो रीज़न है, बड़े सिंपल रीज़न है वो भी, कि एक तो इनका जो साइज होता है ना नैनोमीटर में होता है। नैनोमीटर समझ रहे हो ना, 10⁻⁹ मीटर। तो इतना छोटा साइज़ क्या आंखों से दिख जाएगा आपको? इनको तो पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी देखना टफ है। तो एक तो रीज़न ये है। दूसरा, एटम जो होते हैं ना वो हमेशा मिलते ज़्यादातर कैसे हैं? कंबाइंड फॉर्म में। फ्री फॉर्म में तो मिलते ही नहीं। फ्री फॉर्म में तो सिर्फ नोबल गैसेज मिलती हैं, हेनियर कर्जेरन, यही तो मिलती है ना फ्री फॉर्म में। यानी कि फ्री फॉर्म में बोले तो इसका मतलब ज़्यादातर गैसेज कैसी फॉर्म में मिलती है? कंबाइंड फॉर्म में मिलती है। जैसे ऑक्सीजन गैस कंबाइंड फॉर्म में, ऑक्सीजन की 2 एटम्स है ना यहाँ पे, तो मॉलिक्यूल फॉर्म में CO2, तो ये एटम तो मिलते ही नहीं। और दूसरी बात कि एटम का साइज होता है नैनोमीटर के लेवल का होता है, तो नैनोमीटर के लेवल के साइज को देखना बहुत टफ है रे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड। तो फॉर्मूला लिखने की पहले तो आपको पता होनी चाहिए क्या? ट्रिक तो ट्रिक क्या है? ये रही देखो, पहले सोडियम और ऑक्सीजन है, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्सीजन से बनेगा। तो सोडियम पे कितना चार्ज होता है? Na पे होता है +1, ऑक्सीजन पे होता है -2। अब इन दोनों को करना एक्सचेंज, 2 को इसके नीचे ले आओ, 1 को इसके नीचे। बट ध्यान रहे कि अपने को साइंस से कोई मतलब नहीं है, साइंस से कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट बस नंबर्स यूज में लेना था। Na के नीचे ले आओ 2, तो और O के नीचे आ जाएगा 1। 1 लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि 1 तो पता है ना, एक ऑक्सीजन लिखा है तो 1 ही है, तो 1 का भी लिखते नहीं। तो Na2O, Na2O सोडियम ऑक्साइड हो गया। समझ में आ रहा है बच्चे। एल्यूमिनियम क्लोराइड, Al पे होता है +3, क्लोरीन पे -1, तो ये हो जाएगा AlCl3। सोडियम सल्फाइड, सोडियम पे कितना होता है Na+, सल्फर पे -2, तो ये इधर आएगा वो उधर जाएगा। ये तो 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, Na2S। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, Mg पे होता है +2, हाइड्रोक्साइड पे -1, हाइड्रोक्साइड पे -1, तो इसको -1 इधर लाओ, 2 इधर लाओ, माइनस प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। MgOH का होल ट्वाइस, ये हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब होता है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द नेम ऑफ कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय फॉर्मूला, गिवन फॉर्मूला। इनको क्या बोलोगे? इसको बोलते हैं सल्फेट, इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम, तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट। अब ये कैसा लिखा होगा? एल्यूमिनियम सल्फेट पता है ना, एल्यूमिनियम पे होता है +3, सल्फेट पे होता है 2-, तो ये इधर आया होगा, ये इधर गया होगा, तो Al2 सल्फेट क्या है? एक कंबाइंड है, तो Al2SO4 का होल थ्राइस। कैल्शियम क्लोराइड, ये हो गया कैल्शियम क्लोराइड। ये कैसे लिखा गया होगा? कैल्शियम पे कितना चार्ज होता है? +2, क्लोरीन पे -1। अच्छा, ये चार्ज कैसे आते हैं ये तो पता है ना तुम्हें? बताओ नहीं पता? ये भी बताऊँ, अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ। तो ये CaCl2 हो गया, कैल्शियम क्लोराइड इसका नाम है। K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, K का नाम क्या? पोटेशियम, ये हो जाएगा सल्फेट। तो K+1 होता है, SO4 पे 2- होता है, तो K2SO4 हो गया यहाँ पर पोटेशियम। ये पोटेशियम नाइट्रेट, K पे +1, NO3-1, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट, तो Ca पे होता है +2 और CO3-2, इनको दोनों को Ca2 CO3 का होल ट्वाइस, दोनों सेम है तो ये चले जाएंगे, CaCO3 हो जाएगा वो। समझ में आ रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट बोलेंगे इसको, कैल्शियम कार्बोनेट बोलेंगे इसको। अब बताता हूँ ये चार्ज कैसे लिखे जाते हैं। जैसे क्लोरीन, एल्यूमिनियम लेते हैं, एल्यूमिनियम कितने नंबर पे आता है? बताओ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम क्या आता है? 13 नंबर पे। 13 नंबर पे इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? 1s2, 2s2, 2p6, 6 4 10 हो गए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2 और कितने हो गए? 6 4 10 और 2 और 1 और आएगा, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। अच्छा, समझ में आ रहा है ना बच्चों? अब देखो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितनी है? देखो ये 2 हो गए, एस में ये वाले, 1 वाले में 2, ये हो जाएंगे 8 हो गए, 8 2 2 8 और बचे कितने? 3। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने? 3। अब देखो ये क्या कर सकता है? या तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, या तो ये डोनेट कर दे। कोई भी आदमी डोनेट करता है तो वो कैसे पॉजिटिविटी फैला रहा है ना, तो कोई भी चीज़ जब डोनेट करेगा तो उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। या फिर ये क्या कर सकता है? देखो इसको ऑक्टेट पूरा करना है, ऑक्टेट ये 8 रखने हैं, तो इसका मतलब ये यहाँ तो 3 यहाँ से हटा दे, या फिर 5 ऐड कर ले, 5 ऐड कर लेगा तो भी 8 हो जाएंगे आउटर मोस्ट सेल में, और यदि 3 हटा देगा तो भी इसके लिए ईजी हो जाएगा।
तो बताओ सबसे ईजी क्या रहेगा इसके लिए, 3 डोनेट करना या 5 ऐड करना? ऑब्वियसली 3 डोनेट करना इसके लिए ईजी रहेगा, 3 डोनेट करना इसके लिए ईजी रहेगा। तो ये 3 कर देता है डोनेट, और जो भी डोनेट करता है चीज़ों को वो कैसा होता है, पॉजिटिव आदमी, तो ये एल पे +3 आता है ऐसे, ठीक है ना। ये समझ लोगे ना बच्चों, घबरा तो नहीं जाओगे? बता दो व्हाट इज़ मीन बाई टर्म केमिकल फार्मूला? केमिकल फार्मूला से आप क्या समझते हो? तो केमिकल फार्मूला क्या होता है, ये काम आता है डिस्क्राइब करने के डिफरेंट टाइप ऑफ एटम एंड देयर नंबर इन कंपाउंड और एलिमेंट। जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला था, CaCl2, ठीक है। तो ईच एलिमेंट्स एटम आर सिंबलाइज बाई 1 or 2 लेटर्स, ए कलेक्शन ऑफ केमिकल सिंबल दैट डिपिक्ट द एलिमेंट दैट मेक अप ए कंपाउंड एंड देयर क्वांटिटीज। कैल्शियम को जैसे कि फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या काम आता है, उनको रिप्रेजेंट करने की तो काम आता है कि मतलब फॉर्मूला क्या है, डिफरेंट टाइप के एटम और इनके नंबर को। देखो इसमें कैल्शियम क्लोराइड में क्या है, एक कैल्शियम है और 2 क्लोरीन है। तो यहाँ से क्या क्या पता चल रहा है कि दो तो एटम है कैल्शियम क्लोराइड में, कौन कौन से, एक कैल्शियम एक क्लोरीन, और उनमें नंबर ऑफ एटम कितने, कैल्शियम का 1, क्लोरीन के 2, बस इतनी सी बात है। केमिकल फॉर्मूला जैसे ये एग्जांपल दे रहा है HCl का क्या केमिकल फॉर्मूला है, ऐसे क्या पता चल रहा है, एक हाइड्रोजन का एटम है इसमें, एक क्लोरीन का। तो ये पता चल रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड में क्या क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, क्लोरीन होता है, और दोनों के कितने नंबर्स होते हैं, हाइड्रोजन एक, क्लोरीन एक। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन H2S मॉलिक्यूल? H2S मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट है, H2S है ना, तो इसमें 2 तो हो गए हाइड्रोजन के एटम्स, एक हो गया सल्फर के, टोटल हो गए 3 एटम्स। PO ये क्या है, ये क्या है, अच्छा ये ऐसे लिखा जाएगा, PO4 का होल थ्राइस नहीं, 3 चार्ज है इस पर। तो 4 से तो कोई मतलब नहीं, अपने को नंबर ऑफ आइटम पूछे तो एक फॉस्फोरस का 4 ऑक्सीजन की, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ आइटम हो गए 5। कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ ZNO Na2O K2CO3 गिवन मासेज ऑफ, अच्छा इनके मास दे रखे हैं। अब आपको फॉर्मूला यूनिट मास, अच्छा फॉर्मूला यूनिट मास में और मॉलिक्यूलर मास में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। यदि कोई भी चीज़ आयंस की फॉर्म में होती है तो उसको बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट मास, यदि आयन की फॉर्म में नहीं होती तो मॉलिक्यूलर मास बोल देते, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ZNO का निकालना है तो ZNO में जिंक और ऑक्सीजन है, तो जिंक का कितना दे रखा है 65, और जिंक कितना एक ही है तो 65 ही रहेगा। ऑक्सीजन कितनी है, एक है, ऑक्सीजन का कितना दिया है 16, तो यहाँ से आंसर आएगा 65, ऐड कर दो 6 और 5 11, 6 1 7 और 8 81 आएगा टोटल। अब देख लेते हैं अपन Na2O कौन सा 2O, Na2O। तो सोडियम को कितना देखा है 23, और सोडियम के कितने एटम हैं 2, तो 20 प्लस ऑक्सीजन के कितने 16, तो यहाँ से हो जाएगा 46 + 16, 6 6 12, 4 5 62 आ गया आंसर। नेक्स्ट आया K2CO3, पोटेशियम की कितनी इसमें 2, तो 39 × 2 प्लस कार्बन का 12 प्लस 16 × 3, यहाँ से आ जाएगा 2 9 ज़ा 18 प्लस 78 प्लस 12 प्लस 48, इनको ऐड कर दो आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है माय डियर बच्चों? ए 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेट 12 ग्राम, व्हाट इज मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन? अच्छा 1 मोल कार्बन का वेट कितना दे रखा है 12 ग्राम, और 1 मोल में कितने एटम होते हैं हमेशा 6.02 × 10⁻23, इनका मास है 12 ग्राम। तो 1 एटम का मास कितना हो जाएगा, 1 एटम का हो जाएगा 12/6.022 × 10⁻23, तो 10⁻23 जाएगा ऊपर, 10⁻23 हो जाएगा, और इससे डिवाइड करोगे तो डिवाइड यदि इसको इस वाली टर्म को हटा दोगे तो 6 मान लो इसको, तो 6 2 जा 12, 2 × 10⁻23, एग्जैक्टली इसे डिवाइड करोगे तो 1.99 आएगा, बस और इतना सा डिफरेंस है। अब आपसे पूछा है बच्चों विच हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम, 100 ग्राम ऑफ सोडियम या 100 ग्राम ऑफ आयरन, इन दोनों में से कौन ज़्यादा नंबर ऑफ एटम रखता है? अच्छा 100 ग्राम ऑफ सोडियम का मतलब इसमें कितनी मोल्स हो गए, 100 ग्राम ऑफ सोडियम का मतलब हो गए इसमें कितने मोल्स हो गए। तो मोल निकालने के लिए क्या करना है आपको, मोल निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना है, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास, यहाँ की मॉलिकुलर वेट। तो गिवन मास कितना है 100 ग्राम, अपॉन मॉलिकुलर वेट सोडियम का होता है 23, ये तो हो गया इसका नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, एक मोल में कितने एटम होते हैं 6.022 × 10⁻23, तो इतने में कितने एटम होंगे 100/23 × 6.022 × 10⁻23, इतने एटम्स होंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। 100 ग्राम आयरन में कितने होंगे ऐसे निकालोगे तो वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट कितना होता है 56, ये तो होगा इसमें नंबर ऑफ एटम, और नंबर ऑफ
मोल्स हो गए ये तो। और नंबर ऑफ एटम क्या करना है 6.022 इंटू 10⁻23। अब बताओ दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये वाली या ये वाली, ये वाली या वो वाली या ये वाली। तो देखो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो वैल्यू बड़ी होगी, यानी कि ये बड़ी है, यानी कि नंबर ऑफ सोडियम में नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू आयरन। क्या आयरन आयरन करते हो तुम, आयरन पे क्यों मरते हो? क्या होता है आयरन से, आयरन की लगा दूँ ढेरी, मैं वायरस कर दूँ आयरन की, जो रिएक्शन हो जाए मेरी, समझ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 23, a 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ compound of oxygen and boron was found by analysis contain 0.96 of boron and इतने ग्राम of oxygen, calculate the percentage composition of compound by weight। अच्छा। तो यहाँ से ये बताओ इसमें बोरॉन का वेट परसेंटेज कितना है, सीधी सी बात है इतना ये है, और टोटल कितना है 0.2, तो यहाँ से निकाल लोगे ना बोरॉन कितना आएगा। ठीक है ना, ठीक है। इसको कैलकुलेट करना आता है कि नहीं? नहीं आता सर, आप ही बताओ सब कुछ, हमें तो कुछ नहीं आता है, हम तो भोले भाले नन्हे मुन्ने सीधे साधे बच्चे हैं। तो ठीक है, ये हटा दो यहाँ से और नीचे लगा दो 30। ओ हो, इसको हटाओगे तो 20, ये गया, बचा कितना 96/240। समझ में आ रहा है। और ये 24 फोर्जा होता है, ये परसेंटेज में पूछा है तो इंटू 100 करोगे तो यहाँ से आएगा 40%। जब एक 40% है तो दूसरा अपने आप कितना हो जाएगा 60%। या फिर दूसरी भी ट्रिक है इसको करने की, आप ऑक्सीजन का वेट परसेंट निकाल लो, तो ऑक्सीजन का निकालोगे तो कितना है, ऑक्सीजन कितना दे रखा है इतना, और टोटल कितना है 0.24। यहाँ से आप निकालोगे, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर जाएंगे 2 0, इधर से पॉइंट हटाओगे तो नीचे आएंगे 3 0, तो ये गया, बचा 144/240, और परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100, और इससे इसको कट करोगे तो 6 बार, तो ये 60% आ जाएगा ऑक्सीजन। तो रेस्ट कितना बचेगा, तो 40% बोरॉन। दोनों तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। या फिर आप ऐसे नहीं निकालना चाह रहे तो वैसे भी निकाल लिए, देखो इसका 40% आया था, इसका 60% आया था, या फिर एक का पता चल गया था, दूसरे को 100 में से माइनस कर दो, उतना होगा। व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयन, गिव एग्जाम्पल। तो पॉलीएटॉमिक आयन क्या होते हैं, पॉलीएटॉमिक आयन क्या होते हैं, तो पॉलीएटॉमिक आयन आर आयंस। पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं, आयंस होते हैं डेट कंटेन मोर देन 1 एटम, जो कि एक से ज़्यादा एटम रखते हैं, बट दे बिहेव एज ए सिंगल यूनिट, जब पर वो एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करते हैं। अब देखो जैसे कि पॉलीएटॉमिक आयन के एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, CO3 2-, ये क्या है कार्बोनेट है ना, इसमें कितने एटम हैं 4 एटम्स है टोटल, एक तो कार्बन का 3 ऑक्सीजन के, और इस पर चार्ज कितना है 2-, दूसरा H2PO4-। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम है 2, एक है फॉस्फोरस का 4 है, ऑक्सीजन के तो कितने हो गए टोटल 7, तो टोटल 7 हो गए, समझ रहे हो। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग का केमिकल फॉर्मूला लिखना है आपको। मैग्नीशियम क्लोराइड का लिखना है, तो मैग्नीशियम का कितना होता है Mg+2, क्लोरीन का Cl-, फॉर्मूला लिखना है तो इनको एक्सचेंज करो, इसको इधर इसको इधर, तो MgCl2, समझ गए। कैल्शियम ऑक्साइड Ca+2, ऑक्सीजन का 2-, तो ये रहेगा Ca2O2, 2 गया, CaO कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। समझ रहे हो ना माय डियर स्टूडेंट, कोई डाउट तो नहीं है रे बच्चे। कॉपर नाइट्रेट, कॉपर पे होता है +2, NO3-1, तो यहाँ से आ जाएगा CuNO3 का होल ट्वाइस, कॉपर नाइट्रेट। एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो ये एल्यूमिनियम पे +3, Cl पे -1, तो AlCl3, समझ रहे हो ना बच्चे। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम पे +2, कार्बोनेट -2, तो ये आएगा Ca2CO3 का होल ट्वाइस, 2 गया, CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द नेम्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। अब ये तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा बच्चों। क्विक लाइम किसे बोलते हैं, तो क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं। हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr, हाइड्रोजन पे +1, Br पे -1, ये जाएगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड। बेकिंग पाउडर डरमा, बेकिंग, इसका फॉर्मूला ये होता है रे बच्चे पोटेशियम सल्फेट। अभी इसका फॉर्मूला तो अभी देखा था, K पे होता है +1, सल्फेट पे होता है -2। ये तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से याद होंगे, ऐसे कन्फ्यूज मत हो सर हमें तो पता ही नहीं सल्फेट पे -2 होता है, तो देखते जाओ, याद करते जाओ ना बच्चों।
कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंस। इनको मोलर मास क्यों बोल रहे हैं, इनको फॉर्मूला यूनिट मास क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि ये आयन की फॉर्म में नहीं है, ये मॉलिक्यूल की ऐसे मोल की फॉर्म में C2H2। तो C2H2 मतलब 2 कार्बन, यानी कि 1 कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का 2 × 1, तो यहाँ से आएगा 24 + 2 26। सल्फ़र S8 होता है, सल्फ़र का कितना वेट होता है 32 × 8 256। फास्फोरस P4 की फॉर्म में होता है, तो 4 × फास्फोरस पे कितना वेट होता है, फास्फोरस पे होता है बच्चों, ये रहा फास्फोरस, तो फास्फोरस पे होता है 31, तो 4 × 24 आ जाएगा। HCl 1 + 35.5, तो ये हो जाएगा 36.5। HNO3 1, हाइड्रोजन का 1 होगा, होगा ना बच्चों, नाइट्रोजन का 14 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 3, तो यहाँ से आएगा 15 + 48 63। समझ गए ना बच्चों। इसके बाद है व्हाट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। 1 मोल नाइट्रोजन एटम का मास कितना होगा, 1 मोल नाइट्रोजन एटम का मास होगा बच्चे, 1 मोल का होगा 14 ग्राम। 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम, 1 मोल का 27, तो 4 का 27 × 4। 10 मोल ऑफ Na2SO3, 1 मोल का कितना होगा Na2SO3 का, पहले तो ये बताओ रे बच्चे। तो सोडियम के 2 मॉलिक्यूल हैं, तो 1 सोडियम का होता है 23, सल्फर का होता है 32 प्लस कितने हैं 3 ऑक्सीजन है, तो ये 46 + 32 + 48, इनको जब ऐड किया तो आया 126 ग्राम। अब ये पूछ रहा है, ये तो हो गया इसके 1 मोल का, और 10 मोल का करना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1260 ग्राम आ जाएगा आंसर। कन्वर्ट इनटू मोल, मोल में कन्वर्ट करना हो तो मोल का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। क्या होता है फॉर्मूला, मोल होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो कितने ग्राम ऑक्सीजन दे रखी है 12, ऑक्सीजन गैस है मतलब O2 फॉर्म में वो, और उसका वेट कितना, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 का 32, ये आ जाएंगे इसके मोल। बस आंसर निकाल लेना पॉइंट फॉर्म में, समझ रहे ना बच्चों। 20 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है H2O का, हाइड्रोजन का 2 + 16 यानी कि 18, ये हो जाएगा टोटल। 22 ग्राम ऑफ CO2, तो 22 ग्राम ऑफ CO2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट CO2 का, कार्बन का 12 + 32, 4 × 4, ये हो जाएगा 1/2.5। समझ गए बच्चों। व्हाट इज मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम बोला है यहाँ पे, यानी कि एक ऑक्सीजन है सिर्फ, एटम का मतलब इसका वेट मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, सिर्फ 16, ये हो जाएगा एक ऑक्सीजन एटम, यानी कि 1 मोल का, तो 0.2 मोल का 16 × 0.2 कर दो, ये हो जाएगा 3.2 ग्राम। 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर होता है H2O, इसका कितना होता है 2 + 16 18 होता है, तो 0.5 का कितना हो जाएगा 18 × 0.5 यानी कि 9 ग्राम। कैलकुलेट द मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। अच्छा 16 ग्राम सल्फर में कितने सल्फर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो इसका सबसे पहले निकालो नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल्स कितना होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए आपको, इसका क्या पता होना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट वो कितना होता है, वो कितना, एक का तो S8 की फॉर्म में होता है, एक का होता है सल्फर का 32, तो 8 का कितना हो जाएगा 256, तो 16/256, तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए। अब इसने पूछे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब नंबर ऑफ एटम पूछे, तो इसको 16/256 को मल्टीप्लाई कर दो 6.022 × 10⁻23 से, ये आ जाएंगे आपके नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट इन 0.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इतने ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितने एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट हैं, समझ रहे हो। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का पहले तो निकाल दिया मॉलिक्यूलर वेट, तो 2 × 2 एल्यूमिनियम है और 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट आया 102। 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितने हैं 1.022 ग्राम,
इसका मतलब क्या हुआ, 1 मोल का मतलब कितना होता है, इतने एटम, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं, और उनका वेट कितना है, 102 ग्राम। समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 ग्राम का कितना वेट होगा, 1 ग्राम का वेट होगा 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 102। अभी इसने पूछा है कि 0.51 ग्राम का कितना होगा, तो 0.051 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। आंसर तो समझ में आ गया, बट इसने पूछा क्या है, एल्यूमिनियम के बारे में पूछा था। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में, एल्यूमिनियम के 2 एल्यूमिनियम के एटम प्रेजेंट है ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी। हो गए क्वेश्चन, ये तो पिछले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। तो ये तो आज के चैप्टर हुआ ख़त्म, समाप्त, फिनिश। और कोई डाउट हो तो आपके लिए मैं हमेशा तत्पर हुई, या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। समझ रहे हो बच्चों? अरे प्यारे प्यारे बच्चों, समझ रहे हो ना आप? ये तो समझ में आ गया ना पूरा क्वेश्चन, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप पूछ लेना बाद में कमेंट करके। ठीक है, बाय।